हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। 11 चैप्टर हो चुके हैं साइंस के, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के चैप्टर से डिटेल वीडियो भी कराई थी 2-3 चैप्टर्स की। ये चैप्टर है नाभिकीय अभिक्रियाएं और जिसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका, और यहाँ से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो सब यहाँ पे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किसके आविष्कार से है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया, इन्होंने किया डायनामाइट का आविष्कार। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, कॉस्मिक किरणें का आविष्कार किया विक्टर हेस ने। डायनेमो को बनाया माइकल फैराडे ने। डायनोमाइट बनाया अल्फ्रेड नोबेल ने और डायनेमो को बनाया फैराडे ने। याद रखिएगा। पेनिसिलिन का पहला टीका यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और डायनामाइट एक प्रमुख विस्फोट है, एक्सप्लोजन है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। इसके निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन का है जो यूज़ हुआ है। चेचक का टीका रॉबर्ट कोच ने बनाया था, आपको पता होगा। और बाकी आगे आते जाएंगे क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो पृथ्वी की अगर आयु आपको पता करनी है तो रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण द्वारा किया जाता है। एक आपका कार्बन 14 होता है चट्टानों की आयु के उसके निर्धारण के लिए। तो अगर पृथ्वी की आयु का करें तो रेडियोमेट्रिक कॉल के द्वारा होता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग या फिर रेडियोधर्मी काल, ये एक ऐसी टेक्निक है जो चट्टान या कार्बन जैसी सामग्री C14 का नाम आपने सुना होगा, कार्बन 14, उसके उपयोग के लिए की जाती है। इस विधि की खोज किसने की थी, ये की थी हमारे रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जिसने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, रेडियोमेट्रिक कॉल जो निर्धारण होता है उसके द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है और खोज की रदरफोर्ड ने। एटम बॉम्ब का आविष्कार किसने किया, तो एटम बॉम्ब का आविष्कार किया ओटो आहन ने। और अगर यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दिया था फिजिक्स में। एडिसन की बात करें तो बल्ब का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा परमाणु होता है, जो एटम नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसका आविष्कार इन्होंने किया था। तो ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सामान्य नियम दिया, एडिसन ने विद्युत बल्ब बनाया, रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक का आविष्कार किया, न्यूक्लियस की खोज की, और एटम बम का आविष्कार किया ओटो आहन ने। आगे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है। सेम क्वेश्चन है डायनामाइट वाला, नाइट्रोग्लिसरीन है। तो देखो, नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये डायनामाइट में यूज़ होती है या डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये एक तरह से एक एक्सप्लोजन है। अगर आपको कहीं पे बम फोड़ना है, विस्फोट फोड़ना है, तो उसका यूज़ किया जाता है। अगेन द सेम क्वेश्चन। कॉस्मिक किरण विक्टर हेस ने, डायनेमो माइकल फैराडे ने, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डायनामाइट एक विस्फोटक है और इसके निर्माण से नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है। देखो, ये HSSC क्लर्क में 2016 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, और ये देखो उसी टाइम पे, ये तो फिर बाद में हुआ पेपर 20 नवंबर, ये पहले हो गया 23 जून में 2016 में UDC में पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं PYQ से। कौन सी अभिक्रिया सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो आपको पता है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये होती है हमारी संलयन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन गैस के जो अणु हैं वो जुड़कर हीलियम बना देते हैं। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ये फिजन होता है, जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक नए न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संलयन जो अभिक्रिया है वो यूज होती है सूर्य के ऊर्जा में। एक्स किरण क्षेत्र किसके बीच पड़ता है, जो एक्सरे किरण होते हैं। देखो, एक आपकी अल्फा होती है, बीटा होती हैं, और एक आपकी गामा होती हैं। गामा तो मतलब आप गामा हर चीज़ को क्रॉस कर जाती हैं, और गामा किरण बहुत हार्मफुल भी होती हैं। और जो ये कैंसर वगैरह के उपचार में इन्हीं का यूज़ होता है। गामा और पराबैंगनी क्षेत्र। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है एक्स किरण किसके बीच पड़ता है। अच्छा, एक्स किरण किस किस के बीच आता है, गामा और जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उसके बीच में। यहाँ से पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा। गामा जो रेज होती हैं इनकी खोज की थी बैकुरल तथा आपका जो क्यूरी थी उन्होंने।
इसकी जो हर्ट्ज होती है, आवर्त का जो परिसर होता है 10⁻21 से 10⁻19 तक होता है। सबसे हार्मफुल रेज होती हैं ये। एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टजन ने, 10⁻19 से 10⁻17 तक होता है। फिर आपका आता है पराबैंगनी किरण। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा और साइंस टीजीटी साइंस में है, क्योंकि मेंस का पेपर था भाई, तो साइंस से रिलेटेड वो पूछेंगे। अब हमारे में इतना आ सकता है गामा और वैसे किरणों के बारे में, इतना तो नहीं, ये खोज आ सकती है, बाकी ये परिसर तो नहीं पूछना चाहिए। पराबैंगनी किरण ये की थी रिटर ने खोज 10⁻16 से। इनकी जो आवर्त होता है परिसर, ये 7.5 से 10⁻14 तक, ठीक है। दर्शय विकिरण क्या होती हैं, विजिबल रेज, ये न्यूटन ने खोज की थी 7.5 इंटू 10⁻14 से 7 इंटू 10⁻14 तक। अवरक्त किरणें क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं शायद इनको। अवरक्त किरणें हर्शल ने इसका खोज किया 3.7 से 10⁻14 से और 10⁻14 तक। लघु रेडियो तरंग, इनका खोज किया हेनरिक हर्ट्ज ने 10⁻17 से 10⁻7 तक। आवर्त हर्ट्ज मत करना, सिर्फ खोज याद कर लेना। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कनी ने यूज की, आविष्कार किया। तो गामा किरणें बैकरल और क्यूरी ने, एक्स किरणें रॉन्टजन ने, पराबैंगनी किरणें रिटर ने, दर्शक किरणें न्यूटन ने, अवरक्त किरणें हर्शल ने, लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हर्ट्ज ने और दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी ने, इन्होंने यहाँ पे आविष्कार किया। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि एक्स किरणें किस किस के बीच आती हैं, तो हमारी जो गामा किरण होती है उसके बीच में, और जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं उनके बीच में आती है एक्स किरणें। ये इन दोनों की रेंज के बीच में पड़ती है। रेडियम का अर्धायु काल 1600 वर्ष है, तो इसका औसत काल क्या होगा, पूछा तो नहीं जाएगा ग्रुप डी में, लेकिन अगर कोई पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहा है, देखो पीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये एक तो ये कह सकते हैं ईयर से रिलेटेड है, बाकी है तो साइंस का ही क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर अर्धायु 16 दे रखी है, अर्धायु मतलब आपका हाफ लाइफ दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगता है भाई T1/2, फिर यहाँ पर log लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है 2/λ। तो यहाँ पर जितनी आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू पता है तो निकाल लोगे 0.693/λ। अर्ध आयु दे रखी है, तो मतलब आपकी जो औसत आयु है वो 1/λ के इक्वल होगी, तो 0.693 इंटू यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये 1600 इसके इक्वल टू में रख लोगे। जब ये रखोगे तो ऊपर से आपको सॉल्यूशन मिलेगा 1600/0.693, तो 2319 वर्ष। तो क्वेश्चन रहने देना, इतना हाई लेवल नहीं पूछेंगे, पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बारूद में सल्फर की उपस्थिति, बारूद में भी जो हम दिवाली पे बम पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं उनमें बारूद होता है, इसकी सल्फर डाला जाता है इसमें, और आपको पता है पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा, ये वायु में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये अग्निशमन तापमान को कम कर देता है। बारूद में सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्टपीटर का मिश्रण होता है। सल्फर बारूद में इग्निशन का टेम्परेचर कम कर देता है। सल्फर एक एक्सोथर्मिक करता हुआ तापमान कम करता है। इसके आविष्कारक कौन थे, रोजर बैकन, ध्यान रखिएगा। सल्फर का आविष्कार किया था रोजर बैकन ने, और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया करता है, मतलब ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन वो हमने किया था उस चैप्टर में। एक नाभिक अभिक्रिया, जहां एक परमाणु का नाभिक छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और जो हमारी सूर्य से जो विकिरण आती है वो एक फ्यूजन का कारण होती है, ये फ्यूजन होता है। अगर एक परमाणु, अगर एक एटम का नाभिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, एक परमाणु बहुत ही छोटा होता है, उससे भी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल एवर, अभी तक का सबसे छोटा मॉलिक्यूल नहीं कहूँगी मैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट भी नहीं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है एटम, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। तो परमाणु बम जो होते हैं वो नाभिकीय रिएक्टर जैसे यंत्र नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण क्या हो सकता है? परमाणु अपशिष्ट मतलब जो भी हम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी करते हैं, इनसे जो भी अपशिष्ट निकलते हैं, ऑब्वियसली वो डिकम्पोज तो होते नहीं हैं, उनसे जो भी ऊर्जा विकिरण निकलेंगे वो एक हाई रेजिस्टेंसी के होंगे। तो उनसे क्या होता है? उनसे लैकेमिया हो सकता है आपका। वास्तव में ल्यूकेमिया या लेकेमिया बोल दो, ल्यूकेमिया विकिरण से होता है और ये जो रोग है ये सीधा हमारे ब्लड को इफेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। प्राकृतिक विघटन नाभिक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्राकृतिक विघटन नाभिक का परमाणु क्रमांक होगा 82 से ज़्यादा। परमाणु क्रमांक के आधार पर पीरियोडिक टेबल को किसने विस्तार रूप से किया था? मोज़ले ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और न्यूलैंड ने आपका अष्टक का सिद्धांत दिया था, डॉबर्नियर ने ट्राइड का दिया था। और जो आपका आधुनिक श्रेणी का जो आवर्त सारणी है हमारी, उसका श्रेय भी मोज़ले को जाता है। मेंडलीव ने परमाणु भार के रूप में पीरियोडिक टेबल को विस्तार रूप से बताया था। तो यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक विघटन नाभिक तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 82 से ज़्यादा। आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार से नेचुरल रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए परमाणु क्रमांक 82 से ज़्यादा निश्चित किया गया है। तो ध्यान रखिए, जितने भी आपका जब हम पीरियोडिक टेबल करेंगे तो उसमें समझ आएगा, जितने भी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका परमाणु क्रमांक 82 से ज़्यादा मिलेगा। टोटल कितने हैं हमारे तत्व? 108 तत्व हैं अभी तक। रेडियोधर्मी पदार्थों से क्या नहीं निकलती है? रेडियोधर्मी पदार्थों से आपतित किरणें नहीं निकलती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से 3 प्रकार की किरणें निकलेंगी, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये किरणें उत्सर्जित होती हैं, जबकि आपतित किरणें वो होती हैं जो किसी माध्यम पर आकर पड़ती हैं, इनको किसी के सोर्स की नीड होती है। आपतित किरणों का रेडियोधर्मी पदार्थों से संबंध होना ज़रूरी नहीं है। तो याद रखना है, जितनी भी हमारी रेडियोधर्मी किरणें होती हैं उनसे अल्फा, बीटा और गामा निकलेंगे, आपतित किरणें नहीं निकलेंगी। निम्न में से नाभिकीय विखंडन विधि की श्रेणी की क्रिया में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए क्या यूज होता है? न्यूट्रॉन को अगर आपको अवशोषित करना है तो उसके लिए बोरॉन का यूज होगा। नाभिकीय ईंधन में आपका यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। हमारे अगर न्यूक्लियर प्लांट है तो उनमें जो भी ईंधन बनाया जाता है तो उनके लिए यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 ईंधन का यूज होता है। मॉडरेटर होता है मंदक, जो कि न्यूट्रॉन की गति मंद करने के लिए आपको भारी जल और ग्रेफाइट या बेरिलियम ये प्रयुक्त होते हैं। कंट्रोल रोड्स क्या होती हैं? नियंत्रित छड़, ये न्यूट्रॉन की क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या पर नियंत्रण पाते हैं। और बोरोन कैडमियम की छड़ों का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो न्यूट्रॉन का क्या कर देती है? अवशोषण कर देती है, अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर है, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, प्रथम हमारा 1914 में हुआ था और दूसरा हमारा 1945 में हुआ था। हर कोई अपने आप को सर्वशक्तिमान दिखाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1945 में जब यूएसए ने जापान पे बम गिराए थे तो यहाँ पर क्या हुआ था? एक बम गिरा था 6 अगस्त 1945 और दूसरा गिरा था 9 अगस्त 1945, एक लिटिल बॉय और एक फैट बॉय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने युद्ध के निर्णायक क्षणों में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को अपने परमाणु धमाकों से दहला दिया। अभी नहीं डाल सकता कोई भी किसी भी कंट्री पर ऐसे बम। इस परमाणु हमले ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर द लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया और फिर 9 अगस्त 1945 को दूसरे शहर नागासाकी पर द फैट मैन का एक दूसरा परमाणु हमला किया गया। अब इससे जो रेडियोधर्मिता की जो किरणें निकलेंगे, जो विकिरण निकलेंगे, वो वहाँ पे सब कुछ नष्ट कर देंगे। आज तक भी ये है कि भाई 1945 और अभी ये लगा लो कि 100 साल पूरे हो जाएंगे 2045 में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया लोगों को और हर कोई मतलब बॉडी से लैक हो गया, कमी हो गई, उसमें डिजेबल हो गया किसी न किसी तरीके से। पहला रासायनिक विस्फोटक बारूद किसका मिश्रण है? पहला रासायनिक विस्फोटक जो बारूद है उसमें सल्फर,
चारकोल कह सकते हो, काठ कोयला, पोटेशियम और नाइट्रेट, सारी ही बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्टिव ये हमारी वो होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। बारूद में सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्टपीटर का मिश्रण मिलाया जाता है। सल्फर बारूद में उसका इग्निशन टेम्परेचर कम करता है। सल्फर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और तापमान कम करता है। इसके आविष्कार हैं रॉजर बैकन। निम्न में से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूज किया जाता है? अभी हम पढ़ के आए नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 ईंधन के रूप में यूज होता है। मॉडरेटर जो होता है वो न्यूट्रॉन की गति मंद करने के लिए भारी जल जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ग्रेफाइट, बेरिलियम आदि युक्त प्रयुक्त होते हैं। नियंत्रक छड़ एक कंट्रोल रोड होती है जो न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रण पाने के लिए बोरॉन और कैडमियम की बनी होती है जो न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला यूरेनियम का एक आइसोटोप कौन सा है? समस्थानिक कौन सा है? ये यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233। सेम एक्सप्लेनेशन है तो दोबारा नहीं कर रहे हैं। एक्सरे की खोज किसने की? तो आपकी एक्सरे की खोज की है रॉन्टजन ने। गामा किरणों की बैकरल और क्यूरी ने की है। थॉमसन हमारे ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा वो रदरफोर्ड का गलती से हो गया, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी थॉमसन ने और कैनाल रे की खोज की थी आपकी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने। तो ध्यान रखिए, न्यूक्लियस की थी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने और कैनाल रे की थी आपकी गोल्डस्टीन ने। बारूद का आविष्कार किसने किया? तो रॉजर बैकन ने किया। ये वही क्वेश्चन है, ये यहाँ से पढ़ लेते हैं। बारूद का आविष्कार रॉजर बैकन ने। डॉक्टर CV रमन ये एक महान भारतीय भौतिकविद, केमिस्ट्री के ये अच्छे स्कॉलर रहे। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला। प्रकाश के प्रकीर्णन में नया अध्याय जोड़ा गया और इसे रमन इफेक्ट नाम से जाना गया। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का यूज, ग्रेफाइट वही जो हमारी पेंसिल में एक निब के तौर पे यूज होता है, ये एक मंदक होता है। इसको कैसे यूज किया जाता है? मंदक का यूज होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। भारी जल और ग्रेफाइट, बेरिलियम यूज होते हैं। छड़ हमारी कैडमियम और बोरॉन की बनी होती है, बोरॉन की। और नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 का यूज होता है। अच्छा चलिए, ये आपका नेक्स्ट है चैप्टर, तो इसको करेंगे बाद में क्योंकि एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कर ही लेते हैं, इसमें 12 क्वेश्चन है तो मैं करा देती हूँ। कार्बनिक पदार्थ और इसकी पॉलीमराइजेशन। मादक पेय पदार्थ सामान्यतः किससे बने होते हैं? मादक पदार्थों में एथेनॉल का यूज होता है। एथेनॉल ये अल्कोहल के समूह का है। औद्योगिक स्तर पर इसे शीरा के फर्मेंटेशन के लिए यूज होती है। फर्मेंटेशन से ही शराब बनती है। इसका प्रयोग आप शराब में, परफ्यूम में, पॉलिश में, पारदर्शक जो ट्रांसपेरेंसी साबुन आदि बनाने में एथेनॉल का यूज करते हैं। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किस चीज का यूज होता है? एसिटिलीन का यूज होता है जिसका फॉर्मूला है केमिकल C2H2। सर्वप्रथम इसे अमेरिका के वैज्ञानिक विल्सन ने बनाया और यह कपूर बनाने में यूज होता है। ल्यूसोसाइट आपकी विषैली गैस में यूज होता है। इसे कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। मतलब आपकी कैल्शियम ClCO3 जो वो तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ClC3 जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है उस पर जल की अभिक्रिया की जाती है, तब बनता है एसिटिलीन। याद रखिएगा, साइंटिस्ट थे विल्सन। थर्मोकोल किसने बनाया? थर्मोकोल किससे बनाया जाता है? ये पॉलिस्ट्रीन से बनाया जाता है। वास्तव में थर्मोकोल का दूसरा नाम ही क्या है? पॉलिस्ट्रीन। ये एक स्टाइरिन है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। विद्युत रोधी जितने भी मतलब विद्युत रोधी होंगे उसके रूप में, जैसे खिलौने हो गए, रेडियो हो गए, टीवी हो गया, कैबिनेट, कंधों को बनाने में पॉलिस्ट्रीन का यूज किया जाता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट। ये क्या होता है? ये भी पीजीटी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर, इन पॉलीमर में एक मोनोमर होता है जो एक अन्य एकक से जुड़े होते हैं, मतलब इसमें 3D जाल का निर्माण करते हैं। ये पॉलीमर काफ़ी मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे उदाहरण हो गया बेकेलाइट हो गया, ग्लाइपटल हो गया, मेलामाइन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पॉलीमर हो गया। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एक बेकेलाइट का उदाहरण है, ये ध्यान रखिए। कठोर होते हैं, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल हैं। वल्लकीकरण क्या होता है? वल्लकीकरण जिससे कि हमें रबड़ मिलती है, प्राकृतिक जो रबड़ होती है, ये ठोस हो जाते हैं और एक आकार में हो जाते हैं, लेकिन इसको हम
फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तोड़ मोड़ सकते हैं। सल्फर से अभिक्रिया की जाती है सल्फर के साथ गर्म करते हुए और इसको कठोर बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाने पर इसको जो हम गर्म करेंगे तो वल्नीकरण कहलाएगा। इसके बाद रबर का एक आकार मिल जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मीथेन CH4 डैश के आकार का होता है। तो मीथेन जो CH4 होता है ये होता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक होते हैं इसमें। CH4 कार्बन हाइड्रोजन के आपके 4 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। आगे निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटरों में यूज होती है? ब्यूटेन जो है वो सिगरेट लाइटरों में यूज होती है। जो आपका LPG सिलेंडर है उस पे क्या हो जाता है, LPG सिलेंडर में क्या होता है, म्यूथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और उसमें गंधक के लिए गैस मिलाई जाती है, क्या मर्सेप्टेंस कुछ ऐसा था। और जो हमारी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से रिसा हुआ था, जब मतलब एक बड़े लेवल पर त्रासदी हो गई थी भोपाल में। ब्यूटेन एक रसोई गैस में इस्तेमाल की जाती है। ये डिओड्रेंट में भी यूज़ होती है और सिगरेट के लाइटर में भी यूज़ होती है ब्यूटेन। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए अगेन द सेम क्वेश्चन, एसिटाइलिन होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। और देखो प्राकृतिक रबर का ये केमिकल फॉर्मूला C5H8, मतलब यहाँ पे 2 मिथाइल क्या है अर्थात मिथाइल 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाइन का बहुलक होता है C5H8। यह एक थर्मोप्लास्टिक है और प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है जिससे कार्बन मिलाकर कठोर बना दिया जाता है। तो मतलब काफ़ी फ्लक्चुएट होता है रबर, लेकिन उसमें आपके सल्फर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और कार्बन मिलाकर इसको कठोर बना दिया जाता है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो मतलब एक बार बनने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं। 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं और जो दूसरी तरह का होता है एक बार फिक्स हो गया तो फिर वो टूट जाएगा, उसको आप दोबारा से शेप में नहीं डाल सकते। पेंटीन क्या होता है? एक आपका C5H12 द्वारा दर्शाए गए संरचनात्मक आइसोसोमर की कुल संख्या कितनी होती है? पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, एक होता है एन पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। आइसोमर होता है ऐसे पदार्थ जिनका सूत्र समान हो पर अणुओं का स्थान बदल जाए और उनके स्वभाव प्रकृति में बदलाव हो जाए, इसे कहते हैं आइसोमर। तो यहाँ पे आंसर होगा ये 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? ये पाया जाता है COOH। एसिटिक जो अम्ल होता है इसे एथेनिक अम्ल भी कहा जाता है। ये हमारा रंगहीन तरल होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। CH3COOH जो होता है ये हमारा एसिटिक अम्ल होता है, ये सिरका में पाया जाता है आपका। मैथोनिक या फॉर्मिक जो अम्ल होता है वो हमारा चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक जो अम्ल होता है वो हमारे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है वो हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, मैलिक अम्ल आपका उसमें होता है दूध में, सॉरी लैक्टिक अम्ल दूध में, मैलिक अम्ल आपका सेब में होता है और टार्टरिक अम्ल आपका इमली में होता है। फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य रूप से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फॉर्मेलिन बोला जाता है इनको, और ये असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया था ये क्वेश्चन 2018 में। तो फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य रूप से ये प्रसिद्ध होते हैं आपके फॉर्मेलिन के। 2 चैप्टर हो गए हैं। बाकी अगर इस चैप्टर का मुझे लगा कि अगर आपको करवाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ तो मैं करा दूंगी इसका। थोड़ा सा वाइड लेवल का चैप्टर है, समझने का चैप्टर है, ये रटने का नहीं है। काफ़ी सारी कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो करेंगे हम सेल का, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हो तो। थैंक यू।